हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे तरंग सिद्धांत की विफलता के क्या कारण है, यानी हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो क्यों फेल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या। क्योंकि तरंग सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल हो गया, इस कारण उसको फेल माना जाता है। ठीक है ना। तो तरंग सिद्धांत जो हमारा है उसकी सहायता से हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब होता है कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है, ये वाला प्रकाश यहाँ पर गिर रहा है, प्रकाश गिरने से मतलब फोटान गिरते हैं। अब ये आधुनिक कल्पना के अनुसार, लेकिन जब फोटान के बारे में कुछ नहीं पता था तब तो तरंग सिद्धांत ही था हमारे सामने। उस समय ये माना गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में गिरेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाते हैं ये, तो इसको निकलने के लिए जो नियम प्रस्तुत किए गए हैं, जिसको लेनार्ड और मिल्टन ने इसको प्रैक्टिकली देखा है, वही नियम है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया उसी को लिखा गया है। देखा पहले क्या किया था कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है अगर बढ़ाएंगे तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। पहली चीज तो ये, जितनी अधिक तीव्रता प्रकाश डालेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। पहला निष्कर्ष है, यही नियम हो गया पहला। दूसरा देखा गया कि अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी गति ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आता अगर तीव्रता बढ़ा देते हैं तो ये भी एक दूसरा नियम हो गया कि तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है। कह सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा निष्कर्ष देखा कि अगर हम एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालें तो इस धातु से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित नहीं होते, तीव्रता का मान कितना भी क्यों ना हो। और जिसको हम लोग उस आवृत्ति का नाम दिया गया है देहली आवृत्ति कहते हैं। इसी भाषा भी हम लोग जानेंगे बाद में। और चौथा जो कारण था कि जो तीव्रता अगर आवृत्ति बढ़ाते हैं प्रकाश की तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये बताया। ये निष्कर्ष निकले हैं, जो देखा गया है वो ही लिखा है गया है नियम के रूप में कि अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और लास्ट में देखा है कि जैसे ही प्रकाश गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, यानी प्रकाश के गिरने इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में समय बहुत कम लगता है, लगभग 10⁻⁹ सेकंड। इतने सेकंड में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो इसको देखने में लगता है जैसे प्रकाश गया तुरंत बाहर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 5 जो निष्कर्ष निकले हैं, जो एक्सपेरिमेंटली देखे गए हैं, लेनार्ड और मिल्टन ने इसको देखा है, उसकी व्याख्या जब करने की बात आई तो उस समय तरंग सिद्धांत ही था। तो तरंग सिद्धांत क्यों फेल हो गया व्याख्या करने में, क्योंकि जो निष्कर्ष निकला था कि अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि तरंग सिद्धांत ये कह रहा है कि अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि तरंग की जो तीव्रता होती है, तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के अनुपाती होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये को पता भी है। आयाम बढ़ेगा उसकी तीव्रता बढ़ेगी, अगर तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ेगा। तो इसका अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तो आयाम बढ़ेगा, और आयाम अगर तरंग का बढ़ेगा, मान लो तरंग ये इसका आयाम इतना है, अगर आयाम बढ़ गया इसका मतलब है उसकी ऊर्जा बढ़ गई तरंग की, तभी तो इसका जो वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है तेजी से होंगे। तो तरंग सिद्धांत ये कह रहा है कि अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसको भाषा को किस प्रकार से लिखेंगे, बात को जरा समझ करके लिखना है।
तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंगों का आयाम बढ़ेगा, क्योंकि तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। इस कारण तरंग द्वारा संचित ऊर्जा भी बढ़ेगी। भाई अगर आयाम ज्यादा है तो इसका मतलब है उसमें ऊर्जा भी ज्यादा है। प्रकाश में ऊर्जा अगर ज्यादा तो जब अधिक ऊर्जा अगर प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा मिलेगी। इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा मिलेगी तो अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ये तरंग सिद्धांत कहता है। लेकिन ऐसा प्रायोगिक दृष्टि से ऐसा नहीं पाया गया। तो आगे लिख सकते हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर धातु के इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसके कारण अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जो प्रायोगिक तत्व के विपरीत है, क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीव्रता चाहे इतनी ज्यादा कर दें, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पहला रीजन था फेल होने का। दूसरा रीजन हम लोग जानते हैं कि क्या कारण है तरंग सिद्धांत के फेल होने का। सो नोट कर लीजिए। तो दूसरा कारण है इसका कि तरंग सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। ये तरंग सिद्धांत कहता है कुछ भी हो, बशर्ते कि आपतित प्रकाश की तीव्रता इतनी हो कि धातु के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके। क्योंकि अभी हम लोग पहले पॉइंट में देखा है कि तरंग सिद्धांत कहता है कि अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा अगर है प्रकाश में तो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन प्रयोग ये नहीं बताता है। यानी प्रयोग ये बताता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम मान से कम है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना। तो ये दूसरा कारण है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। कह रहे कि इतनी ऊर्जा हो कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक हो। ये इलेक्ट्रॉन निकलते क्यों है बाहर? तो अगर ये हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई धातु है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? मान लो ये धातु हो गई, ठीक है ना, प्लेट है, इस पर थोड़ा सा और हम लोग मोटी प्लेट बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। ये जैसे मान लेते हैं एक कोई धातु का टुकड़ा है। अब इसका मतलब है कि अगर धातु अगर है तो इसका मतलब उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन ये सब अंदर बाहर सब जगह होंगे और फ्री घूम रहे होंगे इधर उधर। लेकिन ये ऐसे बाहर नहीं निकल आते हैं। भाई फ्री तो हैं उस धातु के अंदर, लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर निकलने से मतलब है कि जब इनको बाहर से ऊर्जा मिले तब निकलेंगे। तो ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है बाहर से निकलने के लिए? ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है जिस परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन अलग हो उस पर आ जाता है धन आवेश। इसका मतलब धनात्मक नाभिक भी होते हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। तो वो धनात्मक जो नाभिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए रहते हैं कि वो धातु को छोड़ करके बाहर न जाने पाए। इतना आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। इस कारण से वो इसके अंदर रहते हुए गति करते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं। अब बाहर जाने के लिए इसका मतलब उस आकर्षण बल को गुरुत्व इतनी ऊर्जा मिले कि उस आकर्षण बल होते हुए भी उसको छोड़ करके बाहर निकल आए। तो ये ऊर्जा कौन देगा? प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा दे रहा तभी इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब प्रकाश इस पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल आते हैं। ऊर्जा जब मिलती है तो प्रकाश गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो जब प्रकाश गिरता है तो ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कहाँ? तरंग सिद्धांत कहता है ऊर्जा कौन देता है? उनको तीव्रता। तीव्रता ज्यादा होगी, आयाम ज्यादा होगा, आयाम ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दूसरा रीजन कह रहा है कि तीव्रता चाहे जितनी ज्यादा कर दी जाए लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं अगर उसकी आवृत्ति एक निश्चित मान से कम है। वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। अलग 1.2 अगर हर्ट्ज अगर है तो 1.2 हर्ट्ज लोहे के लिए अलग होगी, ठीक है ना, एल्युमिनियम के लिए अलग होगी, तांबे के लिए अलग होगी। इस तरीके से अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग वो आवृत्ति होती है। उससे अगर कम आवृत्ति का प्रकाश अगर डाला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसी भी दशा में उत्सर्जित नहीं होते हैं। आप
तीव्रता उसकी चाहे जितनी ज्यादा कर दी जाए। तो ये एक रीजन था, तरंग सिद्धांत इस बात को नहीं बता पाया कि आवृत्ति के कम होने से इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो एक नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट वाले कारण और जानते हैं कि तीसरा कारण क्या है। तो तीसरा कारण आप लिख सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर गिरेगा अगर प्रकाश, तो तरंग सिद्धांत ये कहता है कि वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा नहीं मिल जाएगी। प्रकाश में ऊर्जा है, ये तरंग सिद्धांत भी कहता है, और आयाम बढ़ाने से या तीव्रता बढ़ाने से उसकी ऊर्जा बढ़ती भी है, ये तरंग सिद्धांत कहता है। तो इसका मतलब है कि अगर पर्याप्त तीव्रता है उस पर, तो प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर गिरेगा तो पूरी की पूरी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। ये तरंग सिद्धांत का कथन है। यानी तरंग कैसे चलती है, तरंगाग्र के रूप में चलती है। जैसे अगर हम ये कह दें कि ये कोई धातु है, धातु की सतह है, उस पर प्रकाश ये आ रहा है तरंगाग्र के रूप में, ठीक है ना, और जब इस सतह पर गिरेगा तो अपनी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। वो ऊर्जा पूरे पृष्ठ में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबको मिलेगी। तो इसका मतलब 10 जूल ऊर्जा आई और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को 2 जूल ऊर्जा मिलेगी उसको उस समय जब प्रकाश गिरेगा क्षणिक, और उसको निकलने के लिए 10 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। एग्जाम्पल देखना, 10 जूल ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्योंकि उसके लिए नीचे जो धनात्मक जो चार्ज है धातु के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए हुए हैं। कितनी ऊर्जा उसको मुक्त होने के लिए चाहिए कि धातु से अलग होगा। अब 10 जूल ऊर्जा गिरी, पूरी सतह पर कट गई, पूरी सतह मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा मिलेगी, 2 जूल, और उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब थोड़ी देर और जब प्रकाश गिरेगा तो धीरे धीरे इकट्ठा होगी ऊर्जा, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके जब 10 ऊर्जा हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ये तरंग सिद्धांत कहता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा जो देखा गया है वो देखा गया कि जैसे प्रकाश गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। लेकिन समय भी लगता है, तो 10⁻⁹ सेकंड लगभग समय दिया गया, वो भी देखने के हिसाब से बहुत कम है। तो लगता है ऐसा कि प्रकाश गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी समय पश्चता नहीं होती बिल्कुल एकदम। ये प्रायोगिक दृष्टि से देखा गया। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम तरंग सिद्धांत लगाते हैं तो उस तरंग सिद्धांत क्या कहता है, तो रीजन आप इस तरह से लिख सकते हैं। तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश किसी धातु की पृष्ठ पर गिरता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों में संचरित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को न मिलकर के पृष्ठ पर स्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को में वितरित हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लगेगा। एकदम से ऊर्जा गिरेगी तो पूरी एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, उसको मिले और बाहर हो गया इलेक्ट्रॉन। अगर 10 जूल ऊर्जा गिर रही है, 10 जूल ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। 10 जूल ऊर्जा गिर तो रही है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन को ना मिल करके पूरी सतह पर इलेक्ट्रॉन जितने हैं सबको मिलेगी, तो उसके बढ़ जाएगी। तो 10 जूल इकट्ठा होने में कुछ समय लगेगा, तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इसका मतलब सिद्धांत कहता है कि प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कुछ समय लगना चाहिए, जबकि प्रयोग में ऐसा नहीं देखा गया। तो यही लिखा है इसमें, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लगेगा, जबकि प्रयोग के अनुसार धातु प्रकाश के गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। जैसे प्रकाश गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। तो ये 3 प्रमुख रीजन है तरंग सिद्धांत के फेल होने के। तरंग सिद्धांत जो कहता है प्रैक्टिकल उसका उल्टा बताता है, जो प्रायोगिक देखा गया। तो इस आधार पर कहा जाता है कि तरंग सिद्धांत फेल हो गया। तो तरंग सिद्धांत फेल हो गया, तो इन जो घटनाएं घटी हैं या देखा गया है जो प्रयोग दृष्टि से, तो उसकी व्याख्या किस सिद्धांत के तहत की गई है। तो ये बाद में सन 1900 में तो प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और उस सिद्धांत का यूज करते हुए, ये प्लांक का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में, तो उस सिद्धांत का यूज करते हुए आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में इसकी व्याख्या की है।
और उसके आधार पर एक प्रकाश वैद्युत समीकरण भी निकाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी और एग्जाम की दृष्टि से स्वयं का डेरिवेशन भी। तो इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे कि ये जो सिद्धांत तरंग सिद्धांत जो नहीं जिसकी व्याख्या कर पाया, तो आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हमारी क्लास आज के यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।